नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जहाज़ों के स्वचालित पायलट प्रणाली यानी कि ऑटो पायलट। हमारे पास इसके लिए कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के कुछ नोट्स हैं, जिन्हें तैयार करने में थोड़ी एआई की मदद भी ली गई है। ये सिस्टम्स तो आजकल समुद्री यात्रा का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये ऑटो पायलट होता क्या है असल में? क्या ये बस एक बटन दबा दिया और जहाज सीधा चलने लगा, या कुछ और भी है इसमें? हाँ, ये सवाल अच्छा है। देखिए, ये सिर्फ एक बटन से कहीं ज्यादा है। मतलब आसान शब्दों में कहें तो ऑटो पायलट एक नेविगेशन टूल है। इसका काम है जहाज को एक तय रास्ते पर एक सेट कोर्स पर बनाए रखना। ये जहाज की जो मौजूदा दिशा है, जो उसे जायरो कंपास या मैग्नेटिक कंपास से मिलती है, उसकी तुलना करता है पहले से तय की हुई दिशा से। और अगर कोई फर्क नजर आता है तो ये सिस्टम खुद ही रडर को, मतलब पतवार को, सिग्नल भेजता है। अच्छा, ताकि जहाज वापस सही रास्ते पर आ जाए। बिल्कुल, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए जरूरी एडजस्टमेंट करता है। दिलचस्प है ये तो। पर क्या ये तकनीक हमेशा से इतनी इलेक्ट्रॉनिक रही है? मतलब इसका विकास कैसे हुआ? ये शुरू से ऐसी थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में तो ये काफी अलग थे। पहले तो पूरी तरह मैकेनिकल सिस्टम हुआ करते थे। जैसे एक चीज थी विंड वेन स्टीयरिंग। वो हवा की मदद से नाव को सीधा रखने की कोशिश करती थी। विंड वेन, हाँ सुना है। हाँ, लेकिन जो असली बदलाव आया वो आया 20वीं सदी के बीच में, जब इलेक्ट्रॉनिक्स और जायरो कंपास बेहतर हुए। तब जाके ये इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक ऑटो पायलट बने। और आजकल आजकल तो और भी एडवांस हो गए होंगे। हाँ, आजकल तो डिजिटल और एडेप्टिव सिस्टम आम है। ये एडेप्टिव वाले तो मतलब समुद्र की लहरों और मौसम के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। और अक्सर ये ECDIS, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ट सिस्टम और रडार के साथ जुड़े होते हैं, मिलकर काम करते हैं। वाह, मतलब ये सिस्टम्स अब काफी स्मार्ट हो गए हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इनकी इतनी जरूरत क्यों है? क्या ये सिर्फ ऑफिसर की सहूलियत के लिए है, या इसके कुछ और भी बड़े कारण हैं? सहूलियत तो एक बड़ा कारण है, बिल्कुल है। अब सोचिए, जो ड्यूटी ऑफिसर है उसका काम कितना कम हो जाता है, खासकर लंबी यात्राओं पर। घंटों तक हाथ से स्टीयरिंग पकड़कर रखना, ये बहुत थकाने वाला काम है ना? हाँ, जाहिर है। तो ऑटो पायलट उन्हें थोड़ा आराम देता है। वो फिर नेविगेशन पर ध्यान दे सकते हैं, आसपास के ट्रैफिक पर नजर रख सकते हैं, सुरक्षा चेक कर सकते हैं, दूसरे जरूरी काम। ये तो है। लेकिन क्या इससे थोड़ी लापरवाही का डर नहीं रहता कि सिस्टम पर ज्यादा भरोसा कर लिया? देखिए, ये चिंता बिल्कुल जायज है, और इसीलिए ट्रेनिंग और हमेशा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ऑटो पायलट एक मददगार है, किसी इंसान का विकल्प नहीं। लेकिन इसके दूसरे फायदे भी जबरदस्त हैं, जैसे ईंधन की बचत। अच्छा, ईंधन कैसे बचता है इससे? वो ऐसे कि जब जहाज लगातार एक सीधी और स्थिर दिशा में चलता है तो पतवार को बार बार हिलाना नहीं पड़ता, कम एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। इससे पानी का जो खिंचाव होता है वो कम रहता है, और ईंधन, मतलब फ्यूल, कम जलता है। लंबी यात्राओं पर तो इसका काफी फर्क पड़ता है। हाँ, ये तो बड़ा फायदा है। फ्यूल की कीमतें तो वैसे ही खैर। और सटीकता के बारे में क्या क्या ये वाकई इंसानों से ज्यादा सटीक रास्ता रख पाते हैं? लंबी दूरी पर सामान्य परिस्थितियों में हाँ, इंसान का ध्यान भटक सकता है, थकान हो सकती है, छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं। ऑटो पायलट बिना थके लगातार सेट कोर्स पर बना रह सकता है। लेकिन खराब मौसम में या मुश्किल हालात में? हाँ बिल्कुल, खराब मौसम या कोई मुश्किल स्थिति हो तब तो अनुभवी नाविक का फैसला ही सबसे ऊपर है। ऑटो पायलट ऐसी स्थिति में शायद सही काम ना करे, पर सामान्य समुद्री यात्रा में ये ज्यादा सटीक रास्ता बनाए रख सकता है। तो मतलब सटीकता, कुशलता और शायद सुरक्षा भी? हाँ हाँ, सुरक्षा तो बहुत ही अहम पहलू है। एक ऑटो पायलट लगातार निगरानी रखता है, इससे थकान या मानवीय भूल का खतरा कम होता है। ये खासकर तब जरूरी है जब ब्रिज पर कम लोग हों या यात्रा बहुत लंबी हो। और आपने वो सोलस का जिक्र किया था नोट्स में। हाँ, सोलस यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जहाज़ों पर सुरक्षा और नेविगेशन उपकरणों के मानक तय करता है। तो एक अच्छा भरोसेमंद ऑटो पायलट रखना सोलस की ज़रूरतों को पूरा करने में भी मदद करता है। समझ गया। तो कुल मिलाकर ये ऑटो पायलट सिर्फ एक लग्जरी आइटम नहीं है, ये तो आधुनिक जहाज चलाने के लिए एक बुनियादी जरूरत बन गया है। ये कुशलता भी बढ़ाता है और सुरक्षा भी। कैप्टन चौहान के नोट से भी यही बात सामने आती है। बिल्कुल सही। ऑटो पायलट तकनीक ने समुद्री परिवहन को वाकई ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा कुशल बनाया है।
इसमें कोई शक नहीं। और ये तकनीक रुकी नहीं है, लगातार बेहतर हो रही है, ज्यादा इंटीग्रेटेड, ज्यादा सक्षम। तो इस सारी बातचीत का क्या मतलब निकलता है? ये तो साफ है कि ऑटो पायलट ने समुद्री दुनिया को बदल दिया है। हाँ, बिल्कुल बदल दिया है। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा होता है। कैसा सवाल? सवाल ये कि जैसे जैसे ये सिस्टम और ज्यादा एडवांस हो रहे हैं और ज्यादा ऑटोमेटिक हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो इंसान और मशीन के बीच का सही संतुलन क्या होना चाहिए? भविष्य में इस रिश्ते को कैसा होना चाहिए? इस पर हमें सोचना होगा। वाकई ये गहरा सवाल है। भविष्य में इंसान और ऑटोमेशन का तालमेल कैसा होगा? सोचने वाली बात है। चलिए, इस बेहतरीन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, जहाज का ऑटो पायलट। जी हाँ, ये समुद्री सफर का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। और हमारे पास कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के कुछ नोट्स हैं, जिन्हें तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली गई है। अच्छा। तो हम इन्हीं नोट्स के आधार पर समझेंगे कि ये ऑटो पायलट सिस्टम है क्या, कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी, इसे इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी मददगार है उतनी ही कह सकते हैं कि उसकी अपनी सीमाएं भी हैं, और मानवीय समझ और सतर्कता की जगह कोई नहीं ले सकता। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं इसके मुख्य हिस्सों से। ये सिर्फ एक बटन तो है नहीं, है ना? जी। इसमें कई चीजें मिलकर काम करती हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो एक कंट्रोल यूनिट होती है, जहाँ से ऑफिसर्स कोर्स वगैरह सेट करते हैं। फिर होती हैं फीडबैक यूनिट्स, मतलब सिस्टम को जानकारी कहाँ से मिल रही है। तो वो जायरो कंपस से दिशा लेता है, स्पीड लॉग से जहाज की गति पता चलती है, और रडर एंगल इंडिकेटर यानी RAI से पतवार की पोजीशन। एग्जैक्टली। ये सारी जानकारी कंट्रोल यूनिट तक जाती है। और फिर आते हैं एक्चुएटर्स। अच्छा, ये एक्चुएटर्स क्या करते हैं? ये वो हिस्से हैं जो कंट्रोल यूनिट से मिले सिग्नल के आधार पर पतवार को असल में घुमाते हैं, मतलब कमांड को एक्शन में बदलते हैं। समझ गया। और कंट्रोल यूनिट पर कुछ आम बटन्स होते हैं, जैसे ऑटो, STB। हाँ, ऑटो मतलब ऑटो पायलट काम कर रहा है, जहाज को सेट हेडिंग पर रखेगा। STB यानी स्टैंड बाय, मतलब मैनुअल कंट्रोल। और कोर्स या HDG। इससे आप अपनी मनचाही दिशा या हेडिंग सेट करते हैं। पोर्ट या स्टारबोर्ड बटन से आप थोड़ा थोड़ा कोर्स बदल सकते हैं। और ये नैव या ट्रैक मोड क्या है? ये हमेशा होता है। ये थोड़े एडवांस सिस्टम्स में होता है। ये GPS या ECDIS से मिले पूरे रास्ते को फॉलो कर सकता है। तंग पानी या चैनल नेविगेशन के लिए ये काफी उपयोगी है, पर बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, तो मतलब खुले समुद्र के लिए अलग तरीका और किसी तय रास्ते के लिए अलग। बिल्कुल। और यहीं पर बात आती है सही सेटिंग्स की, जैसे रिस्पॉन्स या वेदर और काउंटर रडर कंट्रोल्स। हाँ, ये मैंने नोट्स में देखा था। इनका क्या काम है? देखिए, समुद्र की हालत हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी शांत, कभी लहरें तेज, जहाज का लोड और स्पीड भी बदलती है। तो रिस्पॉन्स कंट्रोल से ये तय होता है कि ऑटो पायलट हेडिंग से मामूली भटकाव पर कितनी तेजी से प्रतिक्रिया देगा। और काउंटर रडर? ये तय करता है कि जहाज को वापस सही हेडिंग पर लाने के लिए पतवार को कितना और कितनी तेजी से विपरीत दिशा में घुमाना है। अगर ये सेटिंग्स ठीक नहीं है, तो या तो जहाज बहुत धीरे धीरे कोर्स पर आएगा, या फिर पतवार जरूरत से ज्यादा चलेगी, जिसे हंटिंग कहते हैं। मतलब ये कोई सेट करके भूल जाओ वाली चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। कैप्टन चौहान के नोट्स भी यही कहते हैं। इसे लगातार मॉनिटर करना पड़ता है। क्या हेडिंग सही है, मौसम कैसा है, रडर बहुत ज्यादा तो नहीं हिल रहा, और भीड़भाड़ वाले पानी में तो हमेशा मैनुअल स्टीयरिंग यानी STB पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर ध्यान न दें या कुछ गड़बड़ हो जाए, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? सबसे आम है ऑफ कोर्स हो जाना, मतलब जहाज का अपनी तय हेडिंग से भटक जाना। इसके कई कारण हो सकते हैं। जायरो में गड़बड़ी, सेटिंग ठीक ना होना, या अचानक मौसम खराब हो जाना। अच्छा, और वो हंटिंग जो आपने बताया? हाँ, हंटिंग यानी पतवार का लगातार तेजी से इधर उधर होना। ये अक्सर रिस्पॉन्स सेटिंग बहुत ज्यादा रखने से होता है। इससे ना सिर्फ फ्यूल ज्यादा खर्च होता है, बल्कि स्टीयरिंग गियर पर भी जोर पड़ता है। और सबसे खराब स्थिति, मान लीजिए सिस्टम फेल हो गया, बिजली चली गई या कोई जरूरी सिग्नल मिलना बंद हो गया। ऐसी किसी भी इमरजेंसी में, चाहे वो ऑफ कोर्स अलार्म हो, ऑटो पायलट फेलियर का अलार्म हो, या कोई जरूरी इनपुट जैसे जायरो या स्पीड लॉक का सिग्नल गायब हो जाए,
पहली कार्रवाई हमेशा यही है, फॉरेन एसटीबी मोड में जाकर मैनुअल स्टीयरिंग संभालना। सुरक्षा सबसे पहले। हमेशा। इसीलिए चेकलिस्ट्स बहुत जरूरी हैं। हाँ, चेकलिस्ट का जिक्र था नोट्स में। क्या क्या देखना होता है? 2 मौकों पर खास ध्यान देना होता है। एक तो सफर शुरू करने से पहले सारे कंट्रोल्स, मोड्स, अलार्म टेस्ट करना, आरएआई और जायरो को कंपेयर करना, और दूसरा हर बार वॉच बदलते समय जो ऑफिसर ड्यूटी ले रहा है उसे मौजूदा सेटिंग्स चेक करनी चाहिए, हेडिंग वेरीफाई करनी चाहिए, देखना चाहिए कि आरएआई ठीक काम कर रहा है या नहीं। ये नियमित जांच बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के ये ऑटो पायलट एक कमाल का टूल है, एक सहायक है, पर ये कप्तान या ऑफिसर का विकल्प नहीं है। बिल्कुल सही। ये मानवीय निगरानी, समझ और सही समय पर हस्तक्षेप पर निर्भर करता है। और कैप्टन चौहान के नोट्स जो एआई की मदद से बने, वो भी इसी मानवीय पहलू पर जोर देते हैं। सही। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है ना, जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रहा है, खासकर ऐसे महत्वपूर्ण कामों में, तो इंसान की भूमिका, उसकी सतर्कता, उसका अनुभव, उसका महत्व कैसे बदलता है, खासकर जब कुछ अनपेक्षित हो जाए। ये वाकई सोचने वाली बात है। तकनीक के साथ साथ मानवीय क्षमता को कैसे बेहतर बनाए रखें। जी। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी हमारे सुनने वालों के काम आएगी। जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम समुद्री नेविगेशन की दुनिया में एक खास मामले पर गौर कर रहे हैं। ये हमें सिखाता है कि आधुनिक तकनीक और मानवीय सूझबूझ के बीच संतुलन कितना जरूरी है। हमारे पास कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के कुछ नोट्स हैं जो एआई की मदद से तैयार किए गए हैं। ये एमवी एवेंजर जहाज के जमीन पर अटक जाने की घटना का विश्लेषण करते हैं। तो आज हम इसी केस स्टडी और इससे मिले सबकों को गहराई से समझेंगे। हमारा मकसद ये जानना है कि ऑटो पायलट जैसे सिस्टम पर निर्भर रहने के क्या जोखिम हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो विश्लेषण है, ये MAIB यानी मरीन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की रिपोर्ट और स्थापित समुद्री तौर तरीकों पर आधारित है। सच कहूं तो ऐसी घटनाओं से सीखना समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम है। तो ये एमवी एवेंजर के साथ असल में हुआ क्या था? जरा विस्तार से बताइए। हाँ, तो ये घटना 2018 की है। यूके के तट के पास रात का वक्त था। एमवी एवेंजर एक मालवाहक जहाज चट्टानों से जा टकराया। ओहो। नतीजा, जहाज को काफी गंभीर नुकसान पहुंचा और हाँ, समुद्री पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गया था। सुनने में भयानक लग रहा है। अच्छा, तो इसके पीछे वजह क्या थी? मतलब जांच में क्या निकला? जांच रिपोर्ट असल में कई वजह बताती है, पर सबसे अहम, सबसे प्रमुख कारण था ऑटो पायलट पर हद से ज्यादा भरोसा। ऑटो पायलट पर? जी। ड्यूटी पर जो अफसर थे उन्होंने जहाज को ECDIS मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले सिस्टम पर ट्रैक मोड में डाल दिया था। सोचिए जैसे हम कार में गूगल मैप सेट करते ना, बस वैसी जहाज को एक तय रास्ते पर सेट कर दिया। लेकिन फिर शायद उस पर नजर रखना वो भूल गए। बिल्कुल वही हुआ। निगरानी में भारी कमी पाई गई। रिपोर्ट कहती है कि अधिकारी शायद दूसरे कामों में व्यस्त हो गए थे और उन्होंने ECDIS या रडार पर जहाज असल में कहाँ है इसकी लगातार निगरानी नहीं की। और भी कुछ था? हाँ, एक और बड़ी चूक थी। मार्ग नियोजन में, मतलब रास्ता बनाने में ही गलती थी। ECDIS में जो रूट सेट किया गया था उसमें एक मोड़, जिसे वे पॉइंट कहते हैं, वो जमीन के बहुत ही ज्यादा करीब था, खतरनाक रूप से करीब। अरे बाप रे, मतलब सिस्टम को ही गलत इनपुट दिया गया था। तो क्या सिस्टम ने कोई चेतावनी, कोई अलार्म नहीं दिया? देखिए, ECDIS ने जरूर क्रॉस ट्रैक एरर XTE जैसी चेतावनी दी होगी, मतलब कि जहाज रास्ते से भटक रहा है या ऑफ ट्रैक की चेतावनी। पर ऐसा लगता है कि इन अलार्म्स पर या तो ध्यान ही नहीं दिया गया, या शायद सुनाई नहीं दिया। हाँ, ये भी हो सकता है। या शायद ब्रिज पर शोर हो या उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। और जब तक खतरे का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज खतरनाक तरीके से जमीन के पास पहुंच गया था। उस वक्त STBY मतलब स्टैंड बाय मोड पर जाकर हाथ से स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की गई, लेकिन टक्कर को टालना नामुमकिन हो गया था। और परिणाम तो फिर जाहिर है, भारी नुकसान, एक बड़ा बचाव अभियान और पैसों का भी नुकसान हुआ होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पूरी घटना से मुख्य सबक क्या मिलते हैं हमें? देखिए, यहाँ कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली और सबसे अहम, ऑटो पायलट जो है वो सिर्फ एक सहायक है।
वो जहाज चलाने वाले एक काबिल अफसर का विकल्प नहीं हो सकता। मानवीय निगरानी, इंसान का ध्यान रखना, वो सबसे ऊपर है। असल में देखा जाए तो ऑटो पायलट यहाँ सीधे तौर पर दुर्घटना का कारण नहीं था, बल्कि उसने मानवीय चूक और एक तरह की लापरवाही को संभव बना दिया। हाँ, मतलब तकनीक पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं। और स्थिति की जानकारी मतलब अवेयरनेस के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। दूसरी बड़ी सीख यही है, लगातार सिचुएशनल अवेयरनेस बनाए रखना। इसका मतलब है ECDIS, रडार, आंखों से देखकर दिशा लेना, और जो भी साधन मौजूद है उनका इस्तेमाल करके लगातार ये चेक करना कि जहाज कहाँ है, किधर जा रहा है। और वो अलार्म्स जिन्हें अनदेखा कर दिया गया, ये भी तो एक अहम पॉइंट है। निश्चित रूप से। तीसरा सबक यही है कि नेविगेशन अलार्म्स को कभी भी नज़रअंदाज न करें, चाहे वो ऑटो पायलट का ऑफ कोर्स अलार्म हो या ECDIS का XT। ये चेतावनियां किसी वजह से होती हैं, उन्हें फौरन जांचना और ज़रूरी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम व्यावहारिक तौर पर देखें तो सुरक्षित नेविगेशन के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? कुछ ठोस कदम हैं जो हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। पहला, जब आप तट के नज़दीक हों या पानी में ट्रैफिक ज़्यादा हो, मौसम खराब हो या कम दिखाई दे रहा हो, तो हमेशा मैनुअल स्टीयरिंग मतलब STBY मोड का इस्तेमाल करें। ऑटो पायलट ऐसी मुश्किल स्थितियों के लिए नहीं है। दूसरा, ECDIS पर रूट प्लान करते वक्त बहुत सावधानी बरतें। उसे दोबारा चेक करें, पक्का करें कि वे पॉइंट सुरक्षित दूरी पर है। तीसरा, हमेशा तैयार रहें, मतलब ऑटो पायलट से मैनुअल कंट्रोल पर तुरंत स्विच करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से। और शायद ट्रेनिंग भी जरूरी है। बिल्कुल। चौथा, क्रू को ऑटो पायलट की सीमाओं, उसके सही इस्तेमाल और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर होने के खतरों के बारे में नियमित ट्रेनिंग देना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि वो कंप्लेसेंट ना हो। सही कहा, मतलब मानवीय पहलू, इंसान की भूमिका वो सबसे अहम है, तकनीक चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाए। संक्षेप में बात यही है, ऑटो पायलट एक बहुत कीमती टूल है, लेकिन वो तभी कारगर है जब मानवीय निगरानी हो, स्थिति की पूरी जानकारी हो और ज़रूरत पड़ने पर इंसान सही समय पर हस्तक्षेप कर सके। जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है जैसे SOLS और STCW, वो भी इसी मानवीय निरीक्षण और योग्यता पर जोर देते हैं। और ये सीख सिर्फ जहाज़ों के लिए नहीं है, ये जो किसी भी फील्ड में बढ़ते ऑटोमेशन पर लागू होती है ना? बिल्कुल। जैसा कि कैप्टन चौहान के नोट्स में भी कहा गया है, एक स्वचालित पायलट एक जिम्मेदार पायलट की जगह नहीं ले सकता। ये बात सुरक्षा, पर्यावरण और काम की एफिशिएंसी सबके लिए एक बुनियादी उसूल है। और यहीं पर एक व्यापक सवाल खड़ा होता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। जैसे जैसे अलग अलग उद्योगों में ऑटोमेशन बढ़ रहा है, हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि मानवीय सतर्कता और जिम्मेदारी बनी रहे, खासकर तब जब तकनीक इतनी उन्नत लगने लगती है कि लगता है वो गलती कर ही नहीं सकती। ऐसी आत्मसंतुष्टि से बचने के लिए असल में कौन से कंट्रोल्स और बैलेंस प्रभावी हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है।